ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है और ये स्लाइड्स भी आपको ठीक नज़र आ रही हैं? हाँ, राशिद, कैन यू सी द स्लाइड्स एंड hear my voice clearly? हेलो राशिद, हेलो, हेलो राशिद, राशिद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हेलो, हेलो, राशिद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और स्लाइड, कैन यू सी द स्लाइड?
हेलो हेलो राशिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको स्लाइड्स नजर आ रहे हैं? हाँ मती, अच्छा। हमारे शेड्यूल के मुताबिक लीनियर अलजेब्रा की क्लास है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्लाइड नज़र आ रही हैं? वालेकुम सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा। अभी जो ये जैसे ये लोग जो नज़र आ रहे हैं, आर दे प्रेजेंट देयर? जैसे राशिद, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। अच्छा, ये अभी आप थे, मैं आपको चेक कर रहा था आवाज़ के लिए और स्लाइड के लिए, तो आप बोले ही नहीं। सर मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा था, एक्चुअली वो ऑफ होने वाला था। अच्छा,
तो आप मौजूद नहीं थे, इधर शो हो रहा था। ठीक है। सर मैं मौजूद था यही के दौरान। तो मैं जब आपसे शुरू में पूछा करूं आप लोगों से कि आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और स्लाइड नज़र आ रही हैं, तो उसे ज़रूर जी कंफर्म जी। करें, क्योंकि जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं होगी कि आप, अगर आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, स्लाइड नज़र नहीं आ रहे, तो आई विल नॉट, माय स्टार्टिंग लेक्चर विल बी यूजलेस। अगर आवाज़ भी नहीं जा रही और स्लाइड भी नहीं, अगर है तो आप कंफर्म करें, आप अपनी ओके प्रेजेंस सर। शो कीजिए। और दूसरा यही है कि क्लास में आने के टाइमिंग के बारे में हम आपको पहले ही एक क्लास से दूसरी क्लास के शिफ्ट होने के लिए शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट्स और 5 to 10 मिनट्स देते हैं। हम आपको बीच में ब्रेक नहीं देते, हम आपको एंड में भी कोई ब्रेक नहीं देते। आपको शुरू में ज्वाइन करने के लिए 5 मिनट्स या इसका टाइम देते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप उस 5 मिनट्स से 10 मिनट्स के टाइम में ज्वाइन कीजिए, मोस्ट ऑफ यू शुड बी देयर। ठीक है, क्योंकि जी अगर उससे ज़्यादा हम वो करेंगे तो फिर तो आपका क्लास टाइम लॉस्ट हो जाएगा परमानेंट, या फिर हमें मेकअप क्लासेस को शुरू करना पड़ेगा, वो भी जब तक हमारी नॉर्मल क्लासेस में हम चीज़ों को कर सकते हैं, हमें जारी रखना चाहिए। और शुरू में प्रेजेंस अपनी कंफर्म करें, उधर अपने उस पर अटेंडेंस भी लगाएं। और जब आपसे कोई चीज़, एक तो इन टाइम आइए क्लास में, और फिर कोई आपसे पूछा जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्ड कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। जिस तरह आपसे ये भी पूछा जाता है हर दफ़ा, और जो आज भी पूछ रहा हूँ मैं, कि जो हम मटेरियल कवर कर रहे हैं उसके बारे में आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो वो बताइए। और वो इसलिए कि फिर हम उस बात को, आप कहते हैं कि कोई क्यूरी नहीं है, तो फिर हम वेरीफाई करते हैं बाय गिविंग यू सम असाइनमेंट। जब असाइनमेंट देते हैं तो फिर महसूस होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सके या आपको उसकी समझ नहीं आई है। तो जब हम लेक्चर लेते हैं उसको सीरियस लें। उसमें ये जो शुरू का पार्ट है जिसमें हम आपसे कहते हैं कोई डिफ़िकल्टी है बताएं, तो आपने पहले कुछ अटेम्प्ट की भी हो, आप वो डिफ़िकल्टी बताएं, उसको सॉर्ट आउट करें, ताकि जब हम आपको प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दें तो आप उसमें परफॉर्म करके अपने आप को भी वेरीफाई कर सकें कि यू हैव अंडरस्टूड, और हमें भी वेरीफाई कर सकें। ठीक है। तो एक तो क्लास को अटेंड कीजिए इन टाइम, और दूसरे, अटेंड खाली करना तो एक चीज़ है, प्रेजेंट होना, उसकी एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन भी कीजिए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, गेटिंग सम एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो फिर वो आगे बात बढ़ेगी, और उसकी वेरिफिकेशन का टाइम यही है कि जब हम आपको असाइनमेंट की एवेल्युएशन करेंगे। तो वो पिछली जब हमने की एवेल्युएशन तो वी डिड नॉट फाइंड, आप जब कहते हो कि देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर हमें असाइनमेंट में वो रिफ्लेक्शन आपकी आनी चाहिए कि यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। तो या आप समझने की कोशिश करें और हमें क्लासेस में पूछें कि सर मुझे ये पार्ट, ये चीज़ जो हम एवेल्युएशन के टाइम ढूंढ रहे हैं कि आपको कहाँ समझ नहीं आया और आपका सॉल्यूशन को गो थ्रू कर रहे हैं, उसकी निस्बत ये बेहतर है कि आपको क्वेश्चन पूछ के अपनी डिफिकल्टीज को पहले क्लियर किया हुआ हो, और जब आपकी हम एवेल्युएशन करें तो हम आपसे सवाल पूछें और देखें कि आपको कितनी समझ है। तो as I told you in the after the class, after the lab also, कि you must take the courses we are teaching seriously. It is in your interest ओनली, कि आप फिर देखिए, फिर टीचर्स और उनके पास तो आखिर में वही ऑप्शन होता है कि अच्छा भाई नहीं, तो ओके फाइन, नॉट इंटरेस्टेड, और पैसे ज़ाय करने के मूड में है, दोबारा करना है, अगले सेमेस्टर में रिपीट करोगे, वो ऑप्शंस तो होते हैं। बट wise people don't waste their time and money, and they do things at the right time, and this is the right time जब कोर्स चल रहा है और उसकी evaluations हो रही हैं। ठीक है। तो आई थिंक देयर इज ए वेरी, आप इतने पहले दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का ये एटीट्यूड मुझे बड़ा अलार्मिंग महसूस हो रहा है। समटाइम्स पीपल एट द लास्ट फेज ऑफ द years get such kind of, few of them get some such kind of lethargic behaviors, लेकिन पहले शुरू के सेमेस्टर के स्टूडेंट तो बड़े प्रॉम्प्ट, एक्टिव, पार्टिसिपेटिंग एंड एनर्जेटिक होते हैं। तो आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप सेमेस्टर के स्टार्ट में ही थक गए हैं और बिल्कुल
नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन इंटरेस्टेड क्राउड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो प्लीज वी कीप टेलिंग till the time the hammer falls, right? So please take care of yourself. अच्छा, अब दो अगेन मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई, आपसे बार बार पूछा, लेकिन जब काम आया कि भाई अच्छा अब आप करके दिखाएं, तो इट वाज हॉरिबल एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई एम गोइंग ओवर योर असाइनमेंट थिंग्स जो आपने लैक ऑफ एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग शो की है, उनको थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता के कुछ पॉइंट्स जो जब मैंने देखा आपके सॉल्यूशन को, तो यू हैड नो आइडिया कि वो जो रो ऑपरेशन है उससे मायने क्या है और उसको कैसे वो किया जाता है, एंड यू वर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चंस ऑल अलोंग। तो कुछ वो चीजें हम क्विकली देखते हैं जो आपको इस असाइनमेंट में दी थी और आप नहीं कर सके, और फिर उसको आगे कनेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। और पूछिए, आप इस टाइम में पूछें, आपको अब तो असाइनमेंट भी दिया, उसमें डिफिकल्टी भी आई है, तो क्लियर कीजिए, चीजों को क्लियर करें, ताकि आपसे जब हम आपको असाइनमेंट दें तो आप कुछ करके दिखाएं। ये चीजें हमने कराई थी आपको, ये गॉसियन का, और उसके बाद हम मैट्रिसेस के रूल्स देखेंगे। लेकिन गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन जो मैंने असाइनमेंट में दिया था, वो हमने आपको एग्जांपल्स कराई थी। उसके अंदर कुछ फाइन चीजें हैं जो एडिशनल हैं, जो मैं दोबारा आज बता दूंगा। जो वो आपको इशू आ रहा था कि वो 0 0 0 का रो क्यों आ गई, उसकी रीजंस भी हमने डिस्कस की थी, उसको हम और क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट बेसिक प्रोसेस तो आप लोगों को करके दिखाना चाहिए था, और सबमिट भी करना चाहिए था, और एवेलुएट भी करवाने के काबिल होना चाहिए था आपको। मिनिमम प्रोसेस दिया था हमने आपको उसमें। फ्यू थिंग्स जो आपके असाइन में मौजूद थी और उसकी रीजनिंग्स के बारे में आप नहीं बता सके और कर सके, ये इट विल बी योर असाइनमेंट रिलेटेड, मे बी रिव्यू ऑफ फ्यू थिंग्स। रीजन पूछिए, अब कम से कम इस रिव्यू में पूछिए कि भाई सर मैंने जब उस वक्त पढ़ा था तो मैंने सोचा मुझे समझ आ गई है, लेकिन जब मैंने असाइनमेंट की तो मुझे लगा कि नहीं आती है। ओके, हम लीनियर इक्वेशन से डील कर रहे हैं, उसी की आपको असाइनमेंट दी गई है। एक लीनियर इक्वेशन सिंपल, दो वेरिएबल के मल्टीपल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, ये दो वेरिएबल x और y की लीनियर इक्वेशन है। ये इसके कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, और ये राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट भी होता है और बाज दफा जीरो भी होता है। दोनों तरह के मामला इधर हम डील करते हैं। यही जो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, जब n वेरिएबल की बनती है तो ये ऐसे नजर आती है। देयर आर n वेरिएबल्स x1 x2 xn, और उनके कोएफिशिएंट्स a1 a2 an, और ये राइट हैंड साइड का कांस्टेंट। ये वेरिएबल से मुराद जब इक्वेशन है तो दीज आर कॉल्ड अननोन्स आल्सो, ये अननोन चीजें हैं। और हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इट इज एक्चुअली दीज अननोन्स जिनको हम मालूम करना चाहते हैं। जैसे हमें पता चलता है यार x और y की क्या वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इफ यू कुड फाइंड सम वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये कोएफिशिएंट के नंबर आपको दिए हुए होते हैं, आपने ये नंबर फाइंड करने होते हैं ऐसे कि ऐसे नंबर, सॉल्यूशन इसका क्या है कि वो ऐसे नंबर है जब उनकी वैल्यू इसमें आप रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये काम आपको अगर नहीं भी कहा है और आपने सॉल्व किया है बाय एनी मेथड इन इक्वेशंस को, तो आप खुद कई दफा वेरीफाई करने के लिए कि मेरा आंसर सही है, आप अपने आंसर की वैल्यूज इन वेरिएबल्स में डालते हैं और इसको देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है वो इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आपका सही है। जब आप सेट ऑफ इक्वेशंस पर ये काम कर रहे होते हैं तो आपका वो कॉमन सॉल्यूशन, वो आप कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी एक साथ उस सेट ऑफ इक्वेशंस
या लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करने का मतलब है कि आपका एक आंसर इन अननोन्स का तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये चीज अगर आपसे नहीं भी मांगी गई तो आपको खुद अपनी तसल्ली करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए दैट योर आंसर इज करेक्ट, आप वेरिफिकेशन स्टेज खुद इंडक्ट करते हैं और अपने सॉल्व आंसर को तमाम सेट ऑफ इक्वेशंस में डालते हैं और देखते हैं कि क्या आपके एक सेट ऑफ आंसर से सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई, फिर वो आपका सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बनता है। जो आपको जो असाइनमेंट दी गई थी उसमें भी आपको ये काम करना था, जो आप लोगों ने पहले तो सॉल्व ही नहीं किया और सॉल्व किया तो वेरीफाई नहीं किया, इसलिए वो आपके आंसर्स गलत थे और आपको पता नहीं था। तो ये आपके पास एक हैंडी टूल है कि आपने एक चीज सॉल्व की है और यू वांट टू नो कि यार मेरा आंसर सही है कि नहीं, सो यू हैव ए वे टू वेरीफाई। एंड देन अगर आपको पता चला कि यार आंसर सही नहीं है तो फिर आप उसको सॉल्यूशन को अपने रिव्यू करके देखें कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। ये मैंने आपको लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन का कि उनकी मल्टीपल वेरिएबल तो होते हैं उसमें एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, मगर उनकी ना पावर होती है, ना वो अंडर रूट में होता है, ना कोई उन पर फंक्शन अप्लाई हुआ होता है उस वेरिएबल पर, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये सारी उस कैटेगरी में है। लेकिन अगर इक्वेशंस में आपके वे अननोन या वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट हो या पावर हो या फंक्शन अप्लाई हो रहा हो तो वो लीनियर इक्वेशन के डोमेन में नहीं आते। सॉल्यूशन मैंने जैसे बताया कि सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए अगर आपके n अननोन्स हैं तो आपके n आंसर्स होंगे हर अननोन के लिए, हर वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन में एक आंसर होगा। तो x1 की वैल्यू s1, x2 की वैल्यू s2, xn की वैल्यू sn, तो s1 से लेकर sn तक एक सॉल्यूशन सेट कहलाता है। ठीक है। और वो आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं, जिससे मतलब ऑटोमेटिकली होता है कि पहला पहले वेरिएबल के लिए, दूसरा दूसरे वेरिएबल के लिए, तीसरा तीसरे वेरिएबल। दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में क्योंकि ये एक एडेड बात के तौर पे हमने बताया है कि सॉल्यूशन में बास दफ़ा आपको जब आप आगे सॉल्व हम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफिशिएंट आपके पास इक्वेशंस नहीं होती सेट में कि आप तमाम वेरिएबल का यूनिक आंसर निकाल सको। टिपिकली आपको जितने अननोन हैं उतनी ही इक्वेशंस दी जाएं तो आपको, और वो प्रोसेस के दौरान कोई रो जीरो ना हो, विच मीन्स इक्वेशंस अगर इंडिपेंडेंट हैं, वो कोई एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन नहीं बन रही, तो अगर वो इंडिपेंडेंट रहती हैं टिल द एंड आप देखते हो कि इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, तो n अननोन्स के लिए n इक्वेशंस हो तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशंस की तादाद कम हो तो आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता एंड यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आप जैसे इस एग्जांपल में हमने बताया कि आप अब ये एक इक्वेशन और तीन अननोन है, तो अभी उस सेंस में आप फर्म वे प्रोसीजर जो हमने जाने हुए हैं और सीखे हुए हैं उनसे तो आपका इसका आंसर यूनिक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर एनीथिंग विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज एन आंसर। यानी अगर बाय एनी वे हम x1 x2 और x3 की ऐसी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कि जो अगर इसमें डालें तो ये सेटिस्फाई हो, तो दैट इज वन ऑफ द आंसर। क्योंकि जब ऐसी तादाद कम होगी तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ आंसर, यूनिक वन आंसर नहीं होगा। ऐसे केसेस में
जब आपके वेरिएबल की तादाद ज्यादा है तो आपका यूनिक आंसर नहीं होगा इक्वेशंस की तादाद कम होने की सूरत में। तो यहाँ सिर्फ ये दिखाया गया कि उन इन दोज केसेस देयर विल बी मैनी सॉल्यूशंस, जैसा इस इक्वेशन में अगर x2 की वैल्यू आप s लें, कोई एक वैल्यू चूज करें और फिर x3 की एक और वैल्यू लें, तो इन दो वैल्यूज के बाद x1 की वैल्यू ये होगी, और अगर फिर इन दो वैल्यूज से ये x1 की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं और इसको इसमें डालते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और ये वैल्यूज काफी सारी ऐसी हो सकती हैं आर्बिट्री। ये वो सिचुएशन है जो अब हम बता रहे हैं, जो जनरल सिचुएशन जो आपको तो बल्कि इसका स्पेशल केस मैंने दिया था जिसमें आपको आराम से यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन एक जनरल केस क्या है कि हेयर आर द सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसको आपको सॉल्व करना है। इसको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। इसमें एक जनरल केस में हम कह सकते हैं कि देयर आर n अननोन्स एंड देयर आर m इक्वेशंस। ठीक, आइडियल और यूनिक सॉल्यूशन विद नो प्रॉब्लम्स तो ये है कि आपके पास n इक्वेशंस यानी m इज इक्वल टू n और n वेरिएबल्स हैं, n अननोन्स है, n इक्वेशंस, व्हिच मींस इन दिस जनरल केस m इज इक्वल टू n। और अगर कोई इक्वेशन डिपेंडेंट नहीं है, यानी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन नहीं बनी हुई, जो बनी हुई होती है वो इक्वेशन कैंसिल होकर 0 0 हो जाती है, जिसकी वरी आप कल कर रहे थे। अगर वो नहीं है तो फिर जैसे मैंने अभी बताया कि n इक्वेशंस और n अननोन के लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड यू कैन फाइंड दैट वन यूनिक सॉल्यूशन which is a set S1 to Sn, एक ऑर्डर्ड सेट, और उस सेट की वैल्यू मींस कि दैट इज ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज इक्वेशन। उस आंसर को आप किसी भी इक्वेशन में डालेंगे वेरीफाई करने के लिए तो वो सेटिस्फाई होगी, बैलेंस रहेगी। इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने आपको जब असाइनमेंट दी उसमें भी यूज किया, या लीनियर सिस्टम। ये S1 to Sn is solutions of the system। अगर अब एक चीज है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि अगर कहीं भी इन इक्वेशंस में आपको एब्सर्ड नेचर की चीज मिलेगी, लाइक के ए कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए जीरो, जो एब्सर्ड है, जैसा जब आप इस इक्वेशंस को रिड्यूस करना शुरू करते हैं और अगर आपके राइट लेट से आखिरी यहाँ के उसमें या किसी और जगह इधर आपको एक कांस्टेंट है, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई किया और आपने देखा कि आपने इसके बाकी वेरिएबल एलिमिनेट किए, तो आपने देखा कि इधर एक्स एन अगर जीरो हो जाता है, या ये कोएफिशिएंट जीरो हो जाता है, तो अब एक्स एन इंटू जीरो कोएफिशिएंट दिस थिंग बिकम जीरो, और इधर आपकी एक वैल्यू कांस्टेंट में मौजूद है। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा एक कांस्टेंट नंबर मे बी 3 5 7 9 2.3 इज इक्वल टू जीरो। दैट मेक्स इट इनकंसिस्टेंट। अगर आपकी इक्वेशंस के सॉल्यूशन में ये बिहेवियर आ जाए तो वो कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट है, तो आपका यू कैन नॉट सॉल्व, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि 0 इज इक्वल टू 9। तो ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, एंड फिर हम कहते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। अदरवाइज you can have either a unique solution or you can have many solution। तीन सिचुएशन है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, जिस और अगर या आपके यू कैन हैव यूनिक वन सॉल्यूशन और यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन।
वन सोल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशंस के केसेस में मैंने आपको बताया, जैसे आप कल कह रहे थे कि जीरोज हो गए एक केस में, तो जीरोज होने का मतलब वो इक्वेशन कम हो गई या इक्वेशन पहले से कम थी। अगर पहले से कम थी या आपके प्रोसेस में ये 0 0 0 0 0 हो गए, 0 0 0 0 दोनों एंड पर हो जाना इज नो प्रॉब्लम, उससे इनकंसिस्टेंसी नहीं आई। उससे सिर्फ ये हुआ कि आपकी एक इक्वेशन कम है, आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, इसलिए अब आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस बनेंगे, जनरल सॉल्यूशंस बनेंगे, कई कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशंस को, जैसे मैंने अभी इधर बताया कि यानी फिर आपके इसके चॉइसेस कई होकर इस वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैनी सॉल्यूशंस या जनरल सॉल्यूशंस की तरफ बात जाती है जब इक्वेशंस की तादाद कम हो जाए। जैसे समबॉडी वाज वरीड कि यार 0 0 0 हो गया, 0 0 0 को होना कोई ऐसा नहीं है कि ओके यू स्टॉप देयर कि यार अब तो ये काम ही नहीं हो सकता। हाँ, इनकंसिस्टेंसी वाला अगर हुआ है कि इधर जीरो और इधर कांस्टेंट है, हेयर इज ए इनकंसिस्टेंसी, फिर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर ये तादाद में ही इक्वेशनें कम थी या कम हो जाती हैं 0 0 0 होने से, नो प्रॉब्लम, you will still have solutions, but you will be have infinitely many solutions. Yani you can have arbitrarily putting values of some variables and get other variables which will satisfy those equations. ये उससे मुराद। अच्छा, अब जो मैंने बताया तो होमोजीनियस इक्वेशंस, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशंस में राइट साइड पे जीरो ही होता है, उसमें हमेशा एक सॉल्यूशन, अगर ये सारे जीरो हो जाए, आपके वैल्यूज x1 x2 xn सबको जीरो रखें, तब भी ये कंसिस्टेंट रहती है। होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा है और वो कंसिस्टेंट है इस मामले में। ये इसमें दोनों केस हो सकते हैं। अगर ये होमोजेनियस नहीं है तो इसमें ये केस भी इनकंसिस्टेंट का आ सकता है कि कोई कांस्टेंट ये जीरो हो गए और ये वैल्यू है, या इसमें भी ये जीरो के साथ और ये जीरो वाला अगर लाइन आ जाती है उससे भी वरी नहीं करनी, वो ठीक है। मगर अगर ये जीरो और ये कांस्टेंट नंबर है, ये इनकंसिस्टेंट और इसमें हमें वरी करनी है। तो होमोजेनियस क्यूब में हमेशा, क्योंकि ये जीरो राइट का ऑप्शन है, तो उसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा मौजूद है और वो कंसिस्टेंट हमेशा होगी। इस केस में कंसिस्टेंट का भी केस हो सकता है और इनकंसिस्टेंट का भी हो सकता है, ये जो दूसरा नॉन होमोजीनियस वाला ग्रुप है। लेकिन अगर सारे जीरो हो जाते हैं तो नो वरी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है। यही बात आपको डायग्राम से बताई थी अभी, जो उधर समझाई है कि वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये तीन इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस बात को वहां इक्वेशंस में दिखाया, यहाँ ये डायग्राम में आपको बताया था कि अगर वो इस तरह की इक्वेशंस हुई तो ये पैरेलल हैं, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर वो इस तरह की इक्वेशंस हुई तो फिर आप ये आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ये पॉइंट जो इसका आंसर है। और अगर वो एक लाइन के ऊपर और दूसरी लाइन टाइप इक्वेशन हुई तो ये वो केस है जो आर्बिट्रली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, जो मैंने इधर बताया कि जब नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके कम है और इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होती है। जो ये है, जो हमने कई दफा गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन केस में भी देखा था कि इस केस में हमने वो RST रखकर और उनके के जरिए से वैल्यूज निकाली थी, जब वो वाला केस था व्हेन m was less than n। अब ये एक एग्जाम्पल थी जो हमने पहले भी सॉल्व की है, अभी भी मैं आपको उस एग्जाम्पल के फिर कल जैसे हम जब लैब में कर रहे थे उस एग्जाम्पल का, अगरचे वो एग्जाम्पल हमने गो थ्रू की और आपने कहा हमें समझ आ गई, मगर आपने उसकी बेसिक को, ये जो रो ऑपरेशंस हैं उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग कतई शो नहीं की, और किस तरह उसको रो ऑपरेशन को कहा जाता है कि मैंने ये रो ऑपरेशन किया और किया जाता है।
उसको कहना भी आपको पता हो, मैं कैसे कहूंगा कि मैंने क्या रो ऑपरेशन किया है। देयर आर सो मेनी रो ऑपरेशन, आप उनमें से जरूरत के मुताबिक फॉर सम ऑब्जेक्टिव कोई रो ऑपरेशन आप चूज करते हो। रो ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप इक्वेशन ले और उस पर रैंडमली मिसलेनियस रो ऑपरेशंस करते जाएं, समथिंग विल हैपन। नो, आपका एक प्लान एग्जैक्ट है कि मैं क्या चाहता हूं और उसके लिए मुझे क्या रो ऑपरेशन करना चाहिए, और उस रो ऑपरेशन को मैं कैसे बयान करूं दूसरे फर्द को, अपना उस रो ऑपरेशन के मैंने क्या रो ऑपरेशन कैरी आउट किया है उसको कैसे मैं स्टेट करूं। ये तीन बातें आपको क्लियर होना जरूरी है टू मेक ए सेंसिबल रिजल्ट फ्रॉम दिस। ओके, तो उस काम के लिए ये तो अब बाय नाउ यू नो कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तमाम सॉल्यूशंस में, गॉसियन में भी, गॉसियन जॉर्डन में भी, और आगे भी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं इन्वर्स मालूम करने में भी। तो ये वर्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और इसका मतलब ये है कि आप अननोन्स और कांस्टेंट्स को आप, यानी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है कि जिसमें ये पूरी इक्वेशन है जिसमें इधर ये कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपके कांस्टेंट्स हैं। इसको हम जब इवन इन्वर्स कर रहे थे, इसमें आप एक कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स अलग कर सकते हैं। ये जो आपके वेरिएबल है हर जगह हर इक्वेशन में साथ है, इसको आप एक अलग वेक्टर के तौर पर लिख सकते हैं। इस कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स को इस वेरिएबल के वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशंस लेफ्ट साइड का पूरी चीज बन जाती है। तो हमारी तीन चीजें हैं इसमें, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, वेक्टर ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट। इन कामों में गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड से मुराद क्या है? कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है, ये असल में मेन मैट्रिक्स है जो इसकी इक्वेशंस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका कहते हैं हम, दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके साथ समटाइम्स लाइन लगा के और समटाइम बगैर लाइन के अगर हम ज्वाइन कर दें राइट हैंड साइड के कांस्टेंट की मैट्रिक्स, तो दिस इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ज्वाइंट विद बी। इसको अगर आप हम कभी शॉर्ट में आप लिखें तो आप हमारा मतलब है कि ये ए कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स अगर ए है, ए इज ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो मैंने बताया इसमें इक्वेशन में, और हम उसे कहते हैं, इसके साथ हमने ऑगमेंट कर दिया बी के वेक्टर को या बी मैट्रिक्स को। ये जो मैट्रिक्स बनी, ये ऑगमेंट करने के लिए ये लाइन ये इस जगह है ये, तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जॉइंट विद कांस्टेंट मैट्रिक्स इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस पर हम सारे प्रोसेसेस करते हैं, गॉसियन में भी और गॉसियन जॉर्डन में भी। ओके, जो हम ये कह रहे हैं, जो हम जब सॉल्व करते हैं, हम ये कहते हैं इन मेथड से, गॉसियन या गॉसियन जॉर्डन से हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। आमतौर पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को प्रोसेस करते हैं और हम उसका उसके जरिए से सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सॉल्विंग सेट ऑफ इक्वेशन? यानी ये आपकी इक्वेशंस हैं, हम कहते हैं इनको सॉल्व करना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो सॉल्व करने में जो हमारा तरीका या प्रोसेस है वो ये है
कि there are some legal operations which we can carry out on these equation. जब हम आम कॉलेज अलजेब्रा में भी करते थे तो इस तरह की चीजें करते थे कि अगर एक इक्वेशन है और उसको थ्रू आउट किसी नंबर से प्लस या माइनस या इंटीजर या फ्रैक्शन थ्रू आउट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें हर टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. असल में इट्स लाइक अ स्केल. स्केल का ये सेंटर पार्ट है, लेफ्ट पर एक तरह का वेट्स है, राइट पर दूसरे हैं. तो अगर स्केल के दोनों तरफ हम कोई ऑपरेशन करें तो वो अलाउड होता है. इसलिए अगर एक कांस्टेंट नंबर से लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, उससे हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन डज नॉट चेंज. देखने में वो इक्वेशन की वैल्यूज बदली हुई नजर आती हैं मगर एक्चुअली इट्स अनचेंज. इक्वेशन वाइज हमने कोई इलीगल चीज नहीं की, इट इज अनचेंज. मसलन अगर आपके पास एक इक्वेशन थी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 सपोज. ठीक, आप फॉर सम रीजन जो हम इसमें करते हैं कि सम रीजन हम कहते हैं यार पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. लेट्स से यहाँ बाहर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 का ऑपरेशन हम करते हैं. ये बाहर अलग हम लिख रहे हैं कि ये काम किया हमने. तो ये इसको 2 से करेंगे तो 4x, इसको 2 से करेंगे तो 6y, इसको 2 से करेंगे तो 10. हम ये कहते हैं कि हमने ये जो ऑपरेशन किया इससे ये और ये इक्वेशन एक ही है, अनचेंज है. यहां से वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन का आता है. ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है, ये और ये एक ही चीज है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. दोनों एक ही इक्वेशंस हैं. तो इसका मतलब है कि कोई ऑपरेशन किसी इक्वेशन के दोनों हिस्सों में करना उस इक्वेशन को अनचेंज रखता है. ये ऑपरेशन हम जब मैट्रिसेस की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में करते हैं तो हम इनको रो ऑपरेशंस कहते हैं. यानी किसी इक्वेशन को ऑल ओवर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, कोएफिशिएंट्स को नो प्रॉब्लम. ठीक है. अगर सेट ऑफ इक्वेशंस हैं तो इन इक्वेशंस में एक को ऊपर लिख दें, एक को नीचे लिख दें, कोई सेट पे तब्दीली नहीं आएगी. तो स्वैपिंग द इक्वेशन डज नॉट चेंज एनीथिंग. इसी तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो इसी के लिए है, अगर आप कोई रोज को स्वैप कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए हम किसी वक्त भी अपनी जरूरत के लिए रोज को स्वैप कर लेते हैं, किसी वक्त भी अपनी जरूरत के लिए पूरी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, किसी भी फ्रैक्शन या फुल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये पहला काम था जो इधर हमने किया था. इसी तरह इसका जो थर्ड रो ऑपरेशन है कि किसी भी इक्वेशन को आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ये पहले से अलाउड था. अच्छा, तो ये अनचेंज हुई और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर दें तो वो इक्वेशन जिसमें ऐड किया गया है वो इक्वेशन रिप्लेस की जा सकती है बाय दिस न्यू थिंग. यानी आप इस इक्वेशन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपने कोई गलती नहीं की, और आप ये इक्वेशन और में ये अब ये मल्टीप्लाई करके आप इसको इस इक्वेशन में ऐड कर दें और फिर जो यहां नई इक्वेशन आप लिखेंगे दैट इज फाइन टू रिप्लेस दिस. इस इक्वेशन को आप एक और इक्वेशन को किसी फैक्टर से करके इसमें ऐड करें तो इस इक्वेशन को उस सम में रिप्लेस करना इज ऑल राइट. कि अगर आपकी लेट्स से इक्वेशन 1 को, अब यही काम हम अगर इधर करें तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो रो 1 है, रो 1 को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको लेट्स से ये कोई ओके m1 इसको ऐड कर देते हैं, ये ऑपरेशन में यहां लिख रहा हूं, c को आप से r i जनरली में क्या
सी को इक्वेशन आर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, रो आर आई से, और उसको ऐड कर देते हैं रो आर जे में, और रिजल्ट को प्लेस कर देते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल आर जे में डाल देते हैं। ये रिजल्ट जो है ये उसमें डाल देते हैं जिसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं। ये एक थर्ड रो ऑपरेशन है विच इज वैलिड। और अब इस आर जे की जगह ये ऐड करके जो नया आर जे है, समटाइम्स आई सॉ समबॉडी राइटिंग आर जे डैश, वो असल में अब वो उसी जेथ रो में है, तो हमें डैश की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप डिस्टिंग्विश करने के लिए कह रहे हैं तो कह सकते हैं। या इक्वल की जगह मैनी टाइम हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन गोज टू बाय दिस एरो टू दिस ऑपरेशन। बट इन सब का मतलब यही है कि हमने एक रो, ऑलराइट, ओके। तो हमने यहाँ देखा कि देर आर few legal operations on these set of equations which correspond to simple elementary row operations on the augmented matrix of those set of equations. ये हमारे linear system की set of equations हैं। इनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन आप इन इक्वेशंस पे कर सकते हैं, लाइक मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय ए कांस्टेंट, swapping two equations, and adding a multiplying an equation by a number and adding it to another equation. ये सारे लीगल ऑपरेशंस हैं इन दिस सेट ऑफ इक्वेशंस, और यही लीगल ऑपरेशंस आर द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये और ये एक चीज है। यहाँ के मामलात जो हम इधर अप्लाई करते हैं इनको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहते हैं, और वो इस ऑलराइट, हम इसमें ये बात कर रहे थे कि ये ऑगमेंटेड और ये इक्वेशन, और इसका जो एक ऑपरेशन था, एक तो मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट था, एक स्वैपिंग इक्वेशंस था, रोज था, और तीसरा ये था कि मल्टीप्लाइंग एनी रो बाय कांस्टेंट एडिंग। दैट मींस दिस, इस फर्स्ट करो ये आर आई रो है, ये आर आई रो है, इसको आप एक कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको चेंज नहीं करना। जब आप आर आई को, ये बात हमें लास्ट टाइम जरूरत पड़ी थी, अगर मेरी R1 R2 सपोज ये आर आई, ये रो है आर आई, ये मेरी रो R1 R2 R3 R4 R5, ये मेरे इसके नंबर हैं रोज के, ये मेरी आर आई है। ठीक है, इसी सिलसिले में करते करते लेट से R5 R6 R7 R8, ये मे बी के मेरी आर जे है सपोज। ओके, तो मुझे ये रूल क्या अलाउ कर रहा है, थर्ड रो ऑपरेशन,
कि आई कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, जो पहला ऑपरेशन था, बाय सी, मल्टीप्लाई बाय सी। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, मगर इसको चेंज नहीं करूंगा। मैं यहां सी इंटू दिस R1 लिख दूंगा, सी इंटू A21। ये अपने रेफरेंस के लिए ये टेम्परेरी लिख रहा हूं मैं, रब ऑफ कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, इसको सी इंटू A22 लिखूंगा, इसको इसी तरह यहां सी इंटू A2n लिख दूंगा, ठीक? और इसी तरह सी इंटू B2। ये सी से मल्टीप्लाई करने से इस इक्वेशन में जो चेंज आ रहा है, यहां मैंने चेंज नहीं करना, ये मैंने यहां इसका ये चीज लिखनी है, इन ऑर्डर टू एड CRI टू RJ। ये जो चीज है CRI, इसको मैं ऐड करूंगा इसमें RJ में, जो ये इक्वेशन है। अब ये वाला ऑपरेशन एक्चुअल होगा कि जहां जो ए यहां जो वैल्यू थी, इस वैल्यू में ये वैल्यू ऐड होगी और जो आंसर है वो यहां लिखा जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू इस वैल्यू में ऐड होगी और जो आंसर है वो यहां लिखा जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। RJ इज रिप्लेस्ड, RI इज नॉट चेंज। उसको आपने C से जो मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, तो एज ए टेम्पररी चीज आप यहां लिख रहे हैं अपनी याददाश्त के लिए कि मैंने क्या ऐड करना। फिर दिस थिंग इज नो मोर देयर, ये ऐसे ही थी, ये आपने टेम्पररी लिखी अपने काम के लिए, बट एक्चुअली इसका कोई वजूद नहीं। ये रो चेंज नहीं हुई, ये रो चेंज हुई, और उसका असूल ये है। ये हमारा थर्ड रो ऑपरेशन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इन ऑल ऑफ देम। और इसको कहने का ये तरीका है कि किस रो को किस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करके किस रो में ऐड किया और उस रो को रिप्लेस कर दिया, जिसमें ऐड किया वो रिप्लेस हो गई। इस रो में कोई चेंज नहीं आया, ये चेंज नहीं हुई, ये सिर्फ कैलकुलेशन के तौर पे इस्तेमाल हुई। ये हमारे 3 रो ऑपरेशन है जो हमने यहाँ बताए हैं। इनको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय नॉन जीरो, इंटरचेंजिंग टू इक्वेशन, एडिंग ए मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर। ये हमारे ऑपरेशन अगर हमें समझ आ जाए सही तरीके से, तो फिर देयर इज नो डील। आपको जो असाइनमेंट दी थी वो ये थी, नॉट सेम नंबर लाइक दिस। और इसमें मैंने पहले भी ये काम किया, यहां भी किया हुआ है, इसको गौर से देखें, इसको हर एक को सॉल्व करें खुद। आप कहो पहले, बिफोर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट, आप कहो ये मुझे अगर गिवन टास्क हो, ये मुझे असाइनमेंट दी हो, या ये मुझे एग्जाम में आए, तो हाउ वुड आई गो अबाउट इट। खुद उसको बैठ के देख, यहां आपको लगेगा ओह सो ऑब्वियस, नो प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, और ये बार बार क्यों बात कही जा रही। लेकिन आपसे जब कहेंगे यार सॉल्व इट, तो आप पहले स्टेप पे फंस गए। इसलिए कि मैथ्स या अलजेब्रा ये चीजें, टिल द टाइम यू डोंट डू विद योर ओन हैंड्स, विद योर माइंड अप्लाइड टू इट, विद अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री और समथिंग कि आप खाली यहाँ पे आप यहाँ देख लो स्लाइड और आप कहो कि ठीक है आ गया। नहीं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फिर आपको उसके डिफिकल्टीज आएंगी, और जो मैं जब अगले दिन आपसे कहता हूँ भाई इसमें कोई प्रॉब्लम, फिर आप कहेंगे हाँ सर ये मैंने शुरू किया तो मैं तो पहले स्टेप पे फंस गया और ये मसला आ गया। आप कहते नहीं नो प्रॉब्लम, फिर आपसे कहते अच्छा यार ये एक सिंपल से असाइनमेंट तो करो, एंड नन ऑफ यू एक्सेप्ट वन कुड सॉल्व इट और सबमिट इट। मे बी उसने सॉल्व किया नहीं, आई डोंट नो, मगर सबमिट किया। और फिर जब आपसे वहां देखना शुरू किया तो एब्सर्ड थी, आपका काम एब्सर्ड था, यानी आपको बेसिक रो ऑपरेशन की ही समझ नहीं थी कि CR1 CRI प्लस RJ होता क्या है, इसको कैसे बयान करते हैं और कैसे वो काम करते हैं। यहां वो बार बार काम करके टिल द एंड हम गए, और उसकी लॉजिक है, उसका पर्पस है, स्टेप्स जो आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हो वो किसी नीड के लिए कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे कि चलो यार ये वाला रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर दो। और वो नीड क्या है कि आप पहले ये देखो, ये आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इन्हें आपने अपेंड करके, ये अपेंडिंग पॉइंट, आपने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है। इस सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब
बाय लेट्स से गॉसियन जॉर्डन मेथड में ये है कि आप लीगल रो ऑपरेशंस इस पे करें टू डू व्हाट, सच दैट इन द एंड आप इस जो आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए लाइक दिस। ये एम पहले आपको बताओ, आपका एम क्या है, करना क्या चाहते हैं कि ये बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको ट्रांसफॉर्म करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये गॉसियन जॉर्डन मेथड का एंड रिजल्ट ये है। ये करना किससे है, रो ऑपरेशंस जो आपको तीन बताए पीछे, तीन ये रो ऑपरेशंस है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करने और ये यहां से यहां पहुंचना है। ये पहले पता हो कैसे पहुंचना है। अब प्रोसेस प्रोसेस क्या है, अब हम लोग रो ऑपरेशन अब समझ चुके हैं, उन रो ऑपरेशंस को यूज किस मकसद के लिए करना है। पहले अगर ये डायगोनल पे ये सारे वन हो तो पहले तो सबसे पहले तो इस चीज को हमें वन करना है, डायगोनल वन यहां वन करना है। अगर ये वन ना होता, फर्स्ट करो इक्वेशन यहां हो सकती थी 2x प्लस 3y एज माई फेवरेट थिंग, तो यहां 2 होता, हमें यहां वन करना है, ये वन। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, रो ऑपरेशन, डिवाइड बाय 2 द होल इक्वेशन सो दैट यहां वन हो जाए, पहला काम। अब आपने रो ऑपरेशन इस जरूरत के लिए इस्तेमाल किया कि आप इस जगह वन चाहते थे तो पूरी इक्वेशन पे एक रो ऑपरेशन इस्तेमाल किया, डिवाइडेड बाय 2, अगर यहां 2 होता, ठीक है, इत्तेफाक से यहां पर पहले से ही वन था तो ये वाला पार्ट तो हो गया कि इधर वन है, पहले से ही है। अब क्या है, आपने कहना है मैंने इस वन के नीचे के जो सारे हैं वो जीरो करने हैं, बाय रो ऑपरेशंस मैंने उन्हें जीरो करना है बाय एफर्ट। अब आप पर्पसफुल रो ऑपरेशन इस्तेमाल करें, आप कह रहे हैं मैंने इसको इस्तेमाल करके यहां जीरो लाना है और इसको इस्तेमाल करके यहां जीरो, इस सोर्स ये है आपका आर आई और ये आपके बारी बारी आर जे हैं, पहले इस आर जे में यहां जीरो लाना है, फिर इस आर जे में यहां जीरो लाना है, ये आपका आर आई है। ये काम आपने करना है, ये आपका अगर आर आई है जो मैंने भी आपको समझाया, इस आर आई को इस्तेमाल करके आपने ये सारे आर जे हैं, यानी अगर ये आर वन था तो ये आर टू है, या आर थ्री है, ये आपके आर जे हैं जिन्हें आपने चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहां पर जीरो लाना है। अगर यहां पे जीरो लाना है तो क्या होगा, ये काम यहां करना, इसको जीरो करना है। आप इसको अगर आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, तो अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो ये चीज जीरो हो जाएगी। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 इधर थ्रू आउट। अच्छा ये बात है, मल्टीप्लाई का मतलब किसी एक नंबर को नहीं, पूरी इक्वेशन को करना होता है। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ये भी -2, ये -4 और ये -18। ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेटस होगा, ये आपका वो टेम्परेरी रिकॉर्ड। इन्हें ऐड करोगे इसमें तो यहां जीरो आने का पर्पस सर्व हो जाएगा, जाहिर है दूसरे भी चेंज हो जाएंगे। तो अब आप ये -2 और +2 करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये एडिशन से ये अब जीरो हो जाएगा। -2 और +4 करोगे तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ कट के ये 2 हो जाएगा। और इसी तरह ये -4 और -3 को ऐड करोगे तो ये -7 हो जाएगा, और -18 और 1 को करोगे तो ये -17 हो जाएगा। अब आपकी ये आर जे ये चेंज हुआ है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट एंड एडिंग टू दिस इक्वेशन। ये है आर जे इज इक्वल टू आर आई, सी आर आई प्लस आर जे, ये है ये काम। अब अचीव क्या किया, ये सब चेंज हुआ एज ए बाय प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट है, ये सब चेंज हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हासिल हुआ, यहां जीरो हो गया,
यहाँ 0 हो गया। इसी तरीके से अब आपको मैं यहाँ 0 करना, अगला ये यहाँ तक आप पहुंच गए, ये काम किया। और ये काम क्या किया, इसको कहने का क्या तरीका है, यहां आपने ये किया कि आपने कहा कि मैं इस R2 को चेंज कर रहा हूं यहां 0 बनाने के लिए, तो मेरा R2 इस और इस रो से कर रहा हूं, ये R1। तो मैंने यहां काम किया है R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है R2 में, और रिजल्ट को डाल दिया है इक्वल टू R2 में। ये मेरी ट्रांसफॉर्मिंग रो ऑपरेशन है। ये यहां लिखना है, ये सैरो पे लिखें। उसके बाद ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बन गई, ये वाली चीज चेंज हुई है। ये काम हो गया। काम क्या था, यहां 0 लाना, हासिल हो गया। अब आपका नेक्स्ट टास्क यहां 0 लाना है, इस जगह 0 लाना है। इसे कैसे करें, अगेन करना इसके जरिए से, इसको 1 हमने किया इसलिए था कि इसके जरिए से अब नीचे के सारों को 0 करना आसान है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय -3 करें और इसमें ऐड करें तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रो को इसमें ऐड करेंगे, इसी तरह जैसे यहां किया था। तो ये काम करने से ये यहां लिखेंगे -3R1 added to R3 goes to R3। ये यहां पे ऑपरेशन हुआ, और इसको इसी तरह जैसे मैंने किया आप करेंगे तो ये आएगा। एम क्या था, इसको 0 करना, वो हो गया, इसको 0 करना, वो हो गया। यहां ये वाला 0 हुआ, यहां दूसरा वाला हुआ। अब इस कॉलम का काम खत्म हो गया। ये कॉलम हमने फाइनल स्टेट में ले आए जो हमें चाहिए था। अब हमें अगले कॉलम का मामला करना है। अगले कॉलम का मामला करने के लिए पहला स्टेप, इस जगह 1 लाएं। देखो हर कॉलम में पहला पिवट पॉइंट कहां पर 1 लाएं, वहां से स्टार्ट होता है हर कॉलम का। अब हम इधर 1 ला चुके हैं, अब हमें यहां 1 लाना है। ठीक, तो अब हम कहेंगे ओके माय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, यहां से कि मैं अब इस जगह 1 लाऊं। अब यहां तक हम हो गए थे, यहां पे मुझे 1 लाना एम है, ताकि मैं इस कॉलम के इस रो के जरिए से सबको 0 करूं। इसको 1 लाने के लिए अब मेरा स्टेप है कि मैं 2 से डिवाइड करूं। तो मैं कह रहा हूं R2 को मैं डिवाइड करूं 2 से, यानी मल्टीप्लाई करूं 1/2 से, तो मेरा ये काम हो जाएगा। और इसको मैं R2 में ही डाल दूं, ये काम करके R2 को रिप्लेस कर दूं, यानी सारे R2 को हाफ से मल्टीप्लाई। अब मैं यहां हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -7/2 हो जाएगा, ये -17/2 हो जाएगा। मेरा एम क्या था, इसको 1 करना, वो मैंने अचीव कर लिया। रो ऑपरेशन मैंने कौन सा किया, ये वाला, और इससे ये काम हो गया कि मैंने इसको 1 कर लिया। बस एक काम हुआ। अब क्या करना है, अब इस कॉलम के तमाम, यहां पर ये 1 कर लिया, अब इन तमाम को 0 करना है, इसके ऊपर और नीचे, इसके जरिए से। तो इसके जरिए से पहले मैं कहता हूं चलो मैं इसको कर लूं 0। यहां पे मैंने नीचे को पहले किया, चलो मर्जी है, दैट्स सीक्वेंस, आपकी मर्जी। आपको पहले मैं इसको कर लेता हूं 0, फिर मैं उसको 0 कर लूंगा, दोनों वैलिड है। ये आपने पहले इसको 0 करना है या इसको 0 करना है, आपने इस कॉलम के तमाम उनको 0 करना है। ऑर्डर आपकी मर्जी पर है। यहां पर इसने पहले नीचे वाले को किया है और फिर ऊपर वाले को किया, ओके। तो अब इसके जरिए से नीचे करने का मतलब है इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें तो ये 0 हो जाएगा। वो काम आपने किया, -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो ये 0 हो गया। फिर आपने इसको इसी को अगेन, ये जो 1 वाला होता है इसी को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ये आसान होता है। अब आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 पहले स्टेप में हुआ था, करके दूसरे से किया तो ये 0 हो गया, इसको 0 कर लिया। अब आपका सेकंड कॉलम अचीव हो गया। अब थर्ड कॉलम आपने करना है। इत्तेफाक से इधर पहले ही 1 है जहां आपको 1 चाहिए था, नो प्रॉब्लम। इधर आपको जीरोस करने हैं इस 1 की मदद से, तो इस 1 से पहले आप एक इधर 0 करो और फिर आप एक इधर 0 करो, ये ऑपरेशंस करें, और आखिर में आपकी शेप ऑफ थिंग्स ये बन जाएगी। अच्छा, अब यहां पर ये बारीकी मैं आपको दिखा दूं। जब आप यहां तक अभी आए थे, अगर आप सिर्फ इस ट्राइंगल को लोअर को, यानी आप नीचे वाले हिस्सों को सबको 0 करते, यानी ये ट्राइंगल, अगर इतना काम आप सिर्फ करते इन ऑपरेशन से ये वाला, और ऊपर वालों पे कुछ भी ना करते, तो ये आपका गॉसियन लेवल ऑफ ऑपरेशन होता है। यानी आपने खाली नीचे डायगोनल से नीचे वालों को 0 किया तो ये गॉसियन है। अगर आप गॉसियन करेंगे तो आपको बैक प्लेसमेंट या बैक सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगी। क्यों? इसमें आपका सिर्फ ये वाला जो है, जिसमें बाकी सब 0 है और ये एक 1 है, सिर्फ ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास है, बाकी वेरिएबल्स का आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट कोई x3 था, x3 = 3 आपका आंसर बन जाएगा, मगर आपके पास x2 और x1 के आंसर नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, इसमें जैसे x3 की xyz, तो z = 3 मिल जाएगा आपको, बाकी आंसर्स आपके पास नहीं होंगे। आप उन इक्वेशंस में, क्योंकि यहां पर ये z की वैल्यू मालूम हो गई और ये yz की इक्वेशन है, तो z की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकल आएगी, तो z की ये वैल्यू इधर डालेंगे तो y की निकल आएगी, और फिर अब y की भी निकल आई, z की भी निकल आई, तो y और z की वैल्यू यहां लिखेंगे z की, और सपोज यहां होता y उसकी, तो x निकल आएगा। इस केस में जब आप खाली लोअर ट्रायंगल करें इन ऑपरेशन से, तो ये गॉसियन मेथड है, और इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करके आपको ये कैलकुलेशन करके वेरिएबल्स को कैलकुलेट, ये बैक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप कुछ स्टेप्स और चलते हैं और आप ऊपर के ट्रायंगल को भी 0 कर देते हैं, ये ट्रायंगल भी आप 0 कर लेते हैं इन्हीं ऑपरेशंस के जरिए जो अभी हमने सीखे, और इस शक्ल में आ जाते हैं, फिर आपको बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। फिर हर ये z के अगेंस्ट एक आंसर है, y के अगेंस्ट एक आंसर है, और x के अगेंस्ट, बाकी यहां पर है ही नहीं कुछ, तो डायरेक्ट यहां से लिख देंगे, तो ये गॉसियन जॉर्डन मेथड से आप सॉल्व कर रहे होंगे। डू यू सी दैट? ये आपको गॉसियन जॉर्डन और बैक सब्स्टिट्यूशन, ये तीन चीजें इक्वेशंस की शक्ल में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हमने आपको विद एग्जांपल रिपीट करके बताई है। ठीक, इसमें सारी चीजें आ गई हैं, और इन चीजों में जो टर्म्स की बात थी वो ये थी कि जो टर्म्स है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है आपके, जो ये इसकी एक्लोन फॉर्म है, जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रखते हैं उसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो दो लेवल्स पे रिड्यूस करते हैं। एक रो एक्लोन फॉर्म, ये रो एक्लोन फॉर्म है। ये जो हम यहां पर आए थे, ये हाफ ट्रायंगल, ये हाफ ट्रायंगल कोई भी हो सकती है, नीचे भी ऊपर भी, हम ये हमने इसको रो एक्लोन फॉर्म में इसको लाए हैं इक्वेशन को, और जब इस शक्ल में ले आते हैं जिसमें ऊपर भी ट्रायंगल को 0 कर दें, तो ये रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म होती है। रो एक्लोन फॉर्म, रेड्यूस लो एक्लोन फॉर्म, ये गॉसियन, इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन चाहिए, और इसमें गॉसियन जॉर्डन, और इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। ये रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, ये टर्म की बात हो रही है जो हमने आपको सिखाई थी। ये उसके एग्जाम्पल है, reduced row echelon form and row echelon form।
ये भी उसी के एग्जाम्पल हैं। और ये वो सॉल्यूशंस हैं कि सॉल्यूशंस की क्या तरीका है कि आपके वही बात कि अगर एक्लोन फॉर्म है तो कोई एक लोअर और या अपर ट्रायंगल आपकी जीरोस की होगी और आप सब्स्टिट्यूट बैक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रिड्यूस लोअर फॉर्म है तो दोनों ट्रायंगल्स ऊपर नीचे के जीरो होंगे और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी ये एक बड़ा नीट, जब n इक्वेशंस n अननोन वाला केस था जो मैंने आपको ये बताया और इसमें सारी चीजें दिखा दी, ये इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन वाला मामला है। नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स एंड इट इज कंसिस्टेंट, यानी ये वो केस भी नहीं आया कि आप जीरो इक्वल टू समय कांस्टेंट आ जाए और आपके तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। अच्छा, ना ही इसमें वो केस आया है कि इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों नहीं आए। ये यूनिक सॉल्यूशन जिसमें वो क्रॉस करके कट करके प्लेन या लाइन को एक पॉइंट पर आपका आंसर आ जाता है, ये वो ये वो वाला केस है। अब इनमें वेरिएशंस हैं और इस सॉल्यूशन में भी वेरिएशन। इसमें तो आपको हर दफा, क्योंकि इक्वेशन की तादाद बराबर थी तो यहां पर वन, उसके बाद आप यहां पे वन, यानी ये वंस का सीक्वेंस आपका ऐसा एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये सारी इक्वेशंस बराबर हैं तो ये डायगोनल में वन तमाम में होगा और प्रॉपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। अगर आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस हो या कोई इक्वेशन जीरो हो जाए तो फिर वो इस तरह का आपको आइडियल ये काम करते वक्त भी नहीं मिलेंगे वन, और आपको फाइनल रिजल्ट में भी नहीं मिलेंगे। ओके, फिर क्या होगा, वो ये केसेस हैं, दे आर द स्पेशल केसेस। ये लेट से अब आप यही सब कुछ जो अभी आपने सीखा, अब आप एक ऐसी सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n, m इज लेस देन n। पिछले में क्या था, यहां पे m इज लेस देन n, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। ये हमारा a है और ये हमारा दैट स्मॉल b है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यहां इसकी सेपरेशन है। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 अननोन है, x1 x2 x3 x4 x5, और इधर इक्वेशंस 3 हैं। अब m लेस देन n हो तो आपको अगर इसको हमें करना हो रेड्यूस रो एक्लोन फॉर्म में काम करना हो तो पहले तो सॉल्यूशन के दौरान आपके कुछ इश्यूज आएंगे क्योंकि डायगोनल इतना नीट वन वन वाला नहीं बनेगा, या सॉल्यूशन के दौरान ये अरेंजमेंट ऐसी नहीं होगी, और सॉल्यूशन के एंड पर भी ये विजिबिलिटी नहीं आएगी, तो आपको उसको हैंडल करना एडिशनल इश्यूज हैं। जैसे अब ये सॉल्व करेंगे तो एडिशनल इश्यूज क्या होंगे वो मैं आपको इनमें खाली दिखा देता हूं। पहला काम, आप यहां से शुरू कर रहे हैं, आपको इस जगह वन चाहिए था, ये पहला पहला इशू क्या आएगा, यहां पर हम स्टार्ट करें तो हम चाहते हैं इस जगह वन कर दें डायगोनल बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ वन चाहिए, ये तो जीरो है, इसको तो वन नहीं बना सकते। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे वन ही नहीं बन सकता। अब क्या करें, अब हम कहें कि यार अब हम कोई ऐसी इक्वेशन, अब ये है रो ऑपरेशंस को एज पर नीड, यहां हमें वन करना एम था, इसको बना नहीं सकते किसी को। अगर ये यहाँ कोई नंबर होता और वो वन ना होता तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको वन कर लेते जैसे हमने पीछे किया था, लेकिन अब जीरो है तो नहीं कर सकते। तो अब हम कोई दूसरा रो ऑपरेशन करें जिससे हमारा ये काम हो जाए यहाँ वन करने का। तो मैं कहता हूँ ये वाली ऑपरेशन, ये इक्वेशन को इससे अगर मैं स्वैप कर लूं तो एटलीस्ट यहाँ एक नंबर होगा इस इक्वेशन का, ये 2 होगा, जिसको मैं डिवाइड करके 1 बना सकता हूँ। इसको तो बना ही नहीं सकता था। पहला रो ऑपरेशन क्या है, स्वैप दीज इक्वेशन, क्योंकि स्वैप हमें अलाउड है तो हम कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ये पूरी रो इधर ले आए, ये पूरी रो उधर ले जाए, अब हम इसको 1 कर सकते हैं। यह पहला स्टेप हमें नया आ गया कि यार ये तो स्वैप करो ताकि वहां कोई ऐसी जगह बने।
तो ये स्वैपिंग से ये बन गया, ऊपर वाली इक्वेशन इधर आ गई, ये ऊपर चली गई। अच्छा जी, अब क्या, पहला काम वही, इसको 1 करो, इसको 1 करो, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो वो 1 हो जाएगा। ये हो गया, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। ओके, अब अपने से नीचे के तमाम को 0 करना है। अच्छा जी, लकीली ये खुद ब खुद 0 हुआ है, नो प्रॉब्लम, ये काम बच गया। इसके जरिए से इसको 0 करना है। अब ये काम हमें रो ऑपरेशन से हासिल करना है। कैसे? अगर इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को ऐड करो रो 3 में और रिप्लेस कर दो रो 3 को उस रिजल्ट से, तो ये 0 बन जाएगा और ये रो 3 की सूरत हाल हो जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन बिटवीन दिस एंड दिस हुआ है तो ये चेंज होगा, इसके जरिए से चेंज होगा, और ये एज इट इज रहेगा, इस पर कुछ भी नहीं हुआ। ये जो ऊपर थी इस पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने इन दो के साथ डील किया है। इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, ये चेंज होगा खाली। ओके, लेकिन अब जो नई बातें मैं कह रहा था आएंगी, आपको नए इशू आएंगे जब m इज लेस देन n। उनमें एक ये है कि अब यहां पर ये नेक्स्ट स्टेप में आपको इधर 1 करना था, अब यहां पे मसला आ गया कि ये 0 है, तो यहां पर 1 वाला कैसे लाएं? स्वैप से भी नहीं आ रहा। कौन से, यहाँ ये तो यहाँ फिक्स हो गई, इधर से स्वैप भी करोगे तो कुछ नहीं होता। यहां पे अब 1 कैसे लाएं? ये अब अगला स्टेप के लिए ये कॉलम यूजफुल नहीं है। यू विल कीप ट्रेवलिंग टू कॉलम, इसमें चलते जाओगे कि आपको ऐसा कॉलम मिले जिसमें इस जगह नॉन जीरो हो। तो आप इसमें चलते गए, आप इस पर आ गए, आपने इसको अब टारगेट बनाया कि ये वो पॉइंट है जिसको पिवट बनाऊंगा मैं और इसको 1 करूंगा। इसको आप 1 कर ही नहीं सकते थे, ठीक है? तो इसी रो में चलते गए और पहला जो मिला जो 1 किया जा सकता है उसको चूज किया और इसको 1 किया। इसको 1 करोगे, इसको कैसे 1 करोगे? इसको -2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशंस को तो ये 1 हो जाएगा। तो आपने -2 से डिवाइड किया, इसको 1 कर लिया, इस इक्वेशन ये 1 बन गया। अब आपको इस 1 के बाद, क्योंकि इक्वेशंस की तादाद कम है, यहां 1 नहीं मिला, इधर 1 किया आपने। अब क्योंकि ये वो कॉलम है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, तो इस 1 के जरिए से इसके नीचे वाले को 0 करना, और अगर आप गॉसियन जॉर्डन कर रहे हो तो ऊपर वाले को भी 0 करना, इस 1 से करेंगे। अब ये 1 इस काम आएगा, ये वाला मिस होगा इसमें, ये काम आपने कर लिया। तो आपने इस 1 से पहले नीचे वाले को 0 किया, अभी फिलहाल आपने नीचे वाले ही को 0 किया, लो ट्राइंगल कर रहे हैं आप, तो आपने किया, आपने ये नीचे वाले को 0 कर लिया इस 1 के जरिए से। अच्छा, फिर आपको अगला 1 चाहिए, वो आपको जब ये काम कर लेते हैं तो फिर आप आगे देखते हैं कि मुझे यहां चाहिए, अगली रो में यहां ये 0 है तो ये इसको पे नहीं काम हो सकता, तो फिर आप उससे आगे जाएंगे। यस, यहां है नंबर है तो इसको मैं 1 कर सकता हूं, तो अब आप इस कॉलम पर काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं बीच में से कुछ कॉलम मिस हो रहे हैं और आप इस पे काम करके इसको 1 करेंगे। तो अब आप देखिए, आपने यहां 1 किया, उससे अगला आप नहीं कर सकते थे, फिर आपने यहां 1 किया और फिर आपने इधर 1 डायगनली ये बनता था, इसको नहीं कर सकते थे तो आपने यहां 1 किया। तो ऐसे जब इक्वेशंस की तादाद कम होती है तो आपका ये डायगनल उतना नीट नहीं जाता, कुछ बीच में ये 0 वाले आपको मिस करने पड़ते हैं जो लेस नंबर ऑफ इक्वेशंस की वजह से। और आपका अब सॉल्यूशन, लो ट्राइंगल वाला सॉल्यूशन अगर लें गॉसियन का जिसमें बैक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होती है, तो वो ये बना, यहाँ पे आप x1 2 3 4 x5 की वैल्यू मिलेगी, उसके जरिए से x4 की वैल्यू निकालेंगे उसकी। अच्छा, अब अगर ये सारी वैल्यूज होती तो इस तरह बैक सब्स्टिट्यूशन से हो जाती। अब जब इक्वेशंस की तादाद कम है तो सपोज आपको अगर ये वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई x5, अब इसकी मदद से यहाँ ये x4 मौजूद नहीं है, x4 नहीं निकल सकता, x3
निकलेगा इस वैल्यू की मदद से, मगर यहां पर ये x5 की वैल्यू लिखी, x3 निकला। लेकिन अब जब x1 आप निकालने लगेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज नहीं है, 2 भी नहीं है, चलो 3 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 भी नहीं है और 5 है। तो अब जो वैल्यूज नहीं है वो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां आर्बिट्रेरली आप वैल्यूज देंगे, उन वैल्यूज के बेस पे बाकी सारे ये जो सॉल्यूशंस बनते जाएंगे, क्योंकि वो आर्बिट्री वैल्यूज आप देंगे। जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो वो सब्स्टिट्यूशन से निकल आई, जो नहीं है उनको आप एस्यूम कर लेते हो मे बी आर एस टी कुछ, और इन आर एस टी वगैरह की वैल्यूज आप जो देते जाएंगे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनते जाएंगे, जैसे यहां पर है। ओके, यहाँ ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके बनेंगे इन ऑपरेशंस के बाद। और ये यहाँ ये देखिए, ये x6 का आंसर तो बन गया, मगर अब x3 में ये दो x6 डाल भी देंगे तो ये आप एक एस्यूम करेंगे, लेट्स से मे बी r, अब r की जो भी वैल्यू देंगे x3 की वैल्यू निकलती जाएगी। ये आप, और इधर आप देखेंगे कि आपके पास x3 भी इस शक्ल में r की शक्ल में है, तो इस ये भी r की शक्ल में है, और ये s और ये t, अब आर एस टी की वैल्यूज डालते जाएं और ये इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बनते जाएं और वो लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमने ये सब कुछ एज ए प्रोसेस m इज इक्वल टू n के लिए, अच्छा ये देखो इसमें यहां भी है, ये जब सॉल्व, अच्छा वी हैड फिनिश्ड, मगर ये एक पॉइंट सिर्फ रह गया कि हम ये कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे वो है जो आप थे अबू बकर या हु वाज डूइंग दैट, देखिए इसमें एक रो जीरो बनी हुई है, ये नो प्रॉब्लम, इसके जीरो होने से क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, अभी भी ये सॉल्व होगी। इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन दीज थ्री रोज जो हमने यहां निकाली, ये लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आप आर्बिट्री नंबर रखते जाएंगे और सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। लेकिन इनके ऑल जीरो होने से ये नहीं हुआ कि अब इससे क्या हुआ, एक इक्वेशन और कम हो गई, और ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ऑल वेरिएबल्स आर जीरो, दैट इज वन सॉल्यूशन, बट देन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एस एंड टी। तो जीरो आने से हमें वरी नहीं करना होता, इनकंसिस्टेंट से वरी करना होता। अगर यहाँ जीरो के अगेंस्ट यहाँ कांस्टेंट आए तो ये एक इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है, अदरवाइज ऑल जीरोस आने का मतलब एक इक्वेशन कम हो गई, अब आप बाकी को यूज करते हुए आर्बिट्री सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये आप कल वरी कर रहा था समबॉडी, तो वो भी नहीं था ठीक। ओके, ऑलराइट, ये मैं कर चुका कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं। We have covered all this. अब हम नेक्स्ट टाइम ये वाला मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस को करेंगे। हमने अभी पूरी रिवीजन आपकी की है फॉर द पर्पस ऑफ असाइनमेंट फॉर ऑल दोज इक्वल m इज इक्वल टू n, m इज स्मॉलर देन n, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ऑल रो गेटिंग जीरो एटसेट्रा, सबको हमने दोबारा एड्रेस कर दिया है। ओके, एनी क्वेश्चंस? और अल्लाह हाफिज।